Hello everyone. Today we are learning chapter 17, or you can say civics, chapter 1 of class 8 SST book. And the previous parts of this chapter we read कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, किसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करा, बनाया, क्यों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे इंडिया को और हमारे किसी भी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत होती है. ओके हमने 3 इसके इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट रीजंस पढ़े कि क्यों होती है ज़रूरत. देन वी रेड के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया. देन वी वर रीडिंग की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके अंदर हमने टॉपिक कर लिए थे पूरे. फेडरलिज्म हमने कर लिया था, हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कर लिया था. देन वी वर डिस्कसिंग सेपरेशन ऑफ पावर्स, और हमने यहाँ तक पढ़ लिया था सेपरेशन ऑफ पावर्स तक. नाउ वी विल रीड फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं ना, वो यू कैन से कि हमारी जो डेमोक्रेसी जो है हमारी इंडिया की, मतलब बाय द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल, ये चीज़ क्यों है? क्योंकि हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं. अगर हमारे पास फंडामेंटल राइट्स नहीं होगी तो इंडिया को हम एक कोई डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कह सकते. ओके सो यू ऑल शुड नो दैट कि फंडामेंटल राइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं? सो लेट्स बिगिन रीडिंग. First of all, the section of fundamental rights has often been referred to as the conscience of Indian Constitution. जो वो सेक्शन जो कि फंडामेंटल राइट्स का वो सेक्शन जो फंडामेंटल राइट्स का जो सेक्शन है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको हमेशा एक यूँ कह सकते हैं कि कंसाइंस कहा गया है. कॉन्स्टिट्यूशन का दिमाग कहा गया है. ठीक है, मतलब इट इज़ दिस मच इम्पॉर्टेंट कि एक इंसान के लिए क्या होता है, उसका ब्रेन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, राइट. तो इसी तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, उसके लिए हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं, मतलब वो बेसिक हैं उसका. ठीक है. Colonial rule had created a certain suspicion of states in the minds of the nationalists, and they wanted to ensure that a set of written rights would guard against the misuse of state power and independent India. कॉलोनियल रूल की वजह से क्या हो गया था, कुछ ऐसे जो हमारी इंडिया था उसके माइंड के अंदर ऐसी चीज़ें आ गई थी कि जो नेशनलिस्ट जो थे उनके दिमाग में ये चीज़ आ गई थी कि कहीं उनके तरह ही जो कॉलोनियल इंडिया के अंदर जो लोग हैं, जैसे उनको ट्रीट किया जाता था पहले बहुत बुरी तरीके से, वैसे ही कहीं कोई उनको वापस तो ट्रीट नहीं करेगा. जिसमें अब तो हमें फ्रीडम मिल गई थी, अब क्या होना चाहिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल हमारे इस तरह होना चाहिए. तो इसीलिए लोगों के दिमाग में ये चीज़ आने लगी कि कहीं वैसा ही तो नहीं होगा हमारे साथ. तो इसी चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि जो ऐसा नहीं होगा उन लोगों के साथ, कॉलोनियल रूल, एज आई टोल्ड यू बिफोर, कॉलोनियल रूल होता है वो रूल जब ब्रिटिशर्स हमारे पास आए इंडिया के अंदर. जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने बहुत गंदी तरीके से क्या करा, हम पे रूल करा. तो उस चीज़ को, और हमें किसी भी चीज़ का क्या नहीं था, अधिकार नहीं था. तो ब्रिटिशर्स ने हमें इतना ज़्यादा गंदी तरीके से रूल करा, हमें बहुत ज़्यादा भेदभाव करा, डिस्क्रिमिनेशन करा, हमें बिल्कुल तोड़ दिया आपस में रख कर. ठीक है, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, कॉलोनियल रूल कहते हैं. ठीक है, और उस रूल के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं होना चाहिए तो हमारी पावर का मिसयूज़ ना हो. इसीलिए जो हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के जो लोग थे उन्होंने हमें कुछ ऐसे राइट्स दिए, हमें ऐसे हक दिए जिससे हमें ये चीज़ ना हो कि हाँ भाई हमारे साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है, हमारा जो इंडिया है वो अब हमारी तरीके से चलेगा, हमें ज़्यादा हक है हमारे इंडिया के ऊपर जितना दूसरे जो गवर्नमेंट है उसको है. ठीक है, तो इसीलिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसने हमें एक बहुत सारे 6 ऐसे राइट्स दिए जिससे हम लोग खुद की सिटीज़नशिप को, खुद की जो पावर्स हैं उनको एक्सरसाइज कर सकते हैं. हम पे कोई हमें मतलब कुछ चीज़ों के ऐसे फ्रीडम होगी, हमें कुछ ऐसे दिए गए हैं प्रोविजंस जिससे ईज़िली हम लोग हमारे इंडिया को ऐसे देख सकते हैं, ऐसे हम हमारी लाइफ को गुजार सकते हैं जिसमें हम सारी की सारी क्या हो, ईज़ हो, आसानी से गुजर जाए हमारी लाइफ. ओके, so fundamental rights therefore protect citizens against the arbitrary and absolute exercise of power by the state. अब fundamental rights क्या करते हैं, fundamental rights protect करते हैं citizens की arbitrary और absolute exercise of power by the state. ठीक है, वो power जो कि गवर्नमेंट के पास है उसके ऐसा ना हो जाए कि कहीं कोई वो जो पावर उनको दी गई है गवर्नमेंट को वो हमारे अगेंस्ट यूज़ कर लें. तो अगर ऐसा होता है तो हमें उस सिचुएशन में क्या दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं. ठीक है, किसकी तरफ से, स्टेट की तरफ से, मतलब हमारी कंट्री की तरफ से. स्टेट हम इसको किसे कह रहे हैं, हम स्टेट, कंट्री को. ठीक है, इंडिया क्या है, एक स्टेट है एज होल. ऐसा नहीं कि राजस्थान, जापान एज एंड ऑल, नहीं, दे आर नॉट, दे आर द
स्टेट ऑफ द कंट्री, बट अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, एज होल इंडिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन दस द गारंटीज द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स अगेंस्ट द स्टेट एज वेल एज अगेंस्ट अदर इंडिविजुअल्स। अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या करता है, वो हमें गारंटीज देता है कि हमारे जो राइट्स हैं इंडिविजुअल के, हम एक इंसान के जो राइट्स हैं वो उसके अगेंस्ट कभी नहीं जाएंगे और वो कंट्री के अगेंस्ट भी बिल्कुल नहीं जाएगा, ठीक है। ना तो देखो कंट्री उसके अगेंस्ट जाएगी, जो हमारी स्टेट है जो इंडिया है उसके रूल्स वगैरह उसके अगेंस्ट जाएंगे, अगर जा रहे हैं तो उसके पास कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जिससे वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है, ठीक है। और ना तो वो जो मतलब हम लोग हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं हम लोग, वो ना ही कंट्री के अगेंस्ट जा रहे हैं, ठीक है। Moreover, the various minority communities also expressed the need for the constitution to include the rights that will protect their groups. अब क्या है, ऐसे उसके साथ साथ क्या है कि बहुत सारी ऐसी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं, मतलब जो कि लोग बाग ऐसे हैं जो कि कम हैं नंबर के अंदर, वो लोग क्या कर रहे हैं, उन लोगों ने खुद के लिए कॉन्स्टिट्यूशन से ऐसे राइट्स भी इंक्लूड करवाए हैं जिससे वो खुद के ग्रुप्स को खुद को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, ठीक है, पुलिस की मदद से। और ऐसे लॉज बनवाए हैं, पुलिस नहीं लेजिस्लेचर की वजह से ऐसे लॉज की मदद से ऐसे लॉज बनाए हैं जिससे उनकी माइनॉरिटी जो है, अगर वो कम है नंबर के अंदर, तो मेजॉरिटी उनके ऊपर आकर हमला वगैरह नहीं करेगी, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन देयरफॉर ऑल्सो गारंटीज द राइट्स ऑफ माइनॉरिटी अगेंस्ट द मेजॉरिटी, ठीक है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें और वो भी राइट्स देता है कि हम लोग माइनॉरिटी के अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं, मेजॉरिटी के अगेंस्ट खड़ी हो सकती है। और उनके पीछे कौन खड़ा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन खड़ा होगा हमेशा, अगर मेजॉरिटी उनके साथ कुछ गलत कर रही है तो माइनॉरिटी वालों के लिए, ठीक है। एज डॉक्टर अम्बेडकर हैज़ सेड अबाउट दीज फंडामेंटल राइट्स देयर ऑब्जेक्ट इज़ टू फोल्ड, ठीक है। हमारे जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो हैं, देखो डॉक्टर अम्बेडकर कौन थे, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं, जिन्होंने जो रूल्स थे ना उनको लिख दिया था और फिर उनके अंदर थोड़े चेंजेस आए, लेकिन ऑलमोस्ट उन्हीं के हाथ से लिखा गया है, इसलिए उनको क्या कहते हैं, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो दो फोल्ड के हैं, उनके जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो दो हैं। So let's see, जो first है, the first objective is that every citizen must be in a position to claim those rights, and secondly these rights must be binding upon every authority that has got the power to make laws। अब क्या है, फर्स्ट चीज़ क्या है कि फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ये है कि हर एक सिटीज़न जो है वो ऐसी पोजीशन में होना चाहिए कि वो खुद की ये जो राइट्स हैं उनको क्लेम कर सके, ठीक है। ऐसे नहीं कि मतलब आप कुछ गलत कर रहे हो और फिर आप ये कह रहे हो कि नहीं भाई मेरे पास तो ऐसे राइट हैं, मतलब देखो अगर आपको एक राइट दिया गया है कि आप ऐसा करोगे कि आपको राइट टू हैव फन है, ठीक है, अगर आपको ये है कि आप मज़े कर सकते हो, तो ऐसा नहीं है कि आप रात के 2 बजे उठकर वो करोगे। और सेकंड बात क्या है, सेकंड राइट ये है कि जो भी जिसके पास भी अथॉरिटी है वो उसके जो लॉज हैं वो भी फॉलो करेगा और उनकी राइट्स के अगेंस्ट नहीं जाएगा, ओके। सो इन एडिशन fundamental rights, the constitution also has section called directive principle policy. These sections were designated by the members of Constituent Assembly to ensure greater social and economic reforms, to serve as a guide to independent Indian state to institute laws and policies that help reduce the पावर्टी ऑफ मासेस। अब क्या है, ये जो सेक्शन है हमारा फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ने एक और सेक्शन बनाया है जिसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं स्टेट पॉलिसी के, जिससे क्या होता है, ये इसलिए बनाया गया था, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने इसलिए बनाया था ताकि जो बड़े जो सोशल और जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं वो सोशल और इकोनॉमिक जो रिफॉर्म्स हैं उनको सही तरीके से यूज़ किया जाए, ठीक है, वो सही तरीके से लागू करे जाएं। और ये जो इंडिया है, इंडिया को एक ऐसा एज अ गाइड दे दिया था कि इंडियन स्टेट जो है वो उसकी जो इंस्टीट्यूट्स हैं और जो लॉज हैं और जो पॉलिसीज़ हैं वो जो पॉवर्टी है इंडिया की वो ख़त्म करे, ठीक है। देखो इंडिया उस वक्त बहुत ज़्यादा गरीब हो गया था क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बहुत ज़्यादा था, हमें बहुत परेशान करा था, लेकिन जब इंडिपेंडेंट इंडिया हुआ तब इंडिया बहुत ज़्यादा क्या था, मुश्किल के अंदर था, ठीक है। तो कुछ ऐसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और DPSP यू कैन से देम, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और स्टेट पॉलिसी उन्होंने बनाई थी, ठीक है। सो देखो लेट्स सी द फंडामेंटल राइट्स in Indian Constitution, ठीक है। राइट टू इक्वालिटी, ऑल द पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ, दिस मीन्स दैट द पर्सन्स शैल बी इक्वली प्रोटेक्टेड बाय द लॉज ऑफ द कंट्री। देखो राइट टू इक्वालिटी हमारा फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट लॉ है हमारा राइट टू इक्वालिटी।
इसके अंदर क्या है कि सारे जो लोग हैं वो क्या हैं, लॉ के आगे क्या हैं, इक्वल है। ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं है जिसको इक्वालिटी नहीं दी जाएगी। ठीक है, दिस इज़ व्हाट दिस सेज। This means that all the people, persons should be equally protected by the law of the country. It also states that no citizen can be discriminated against on the basis of their religion, caste or sex. Every person has access to all public places including playgrounds, hotels, shops. The state cannot discriminate against anyone in matters of employment, but there are exceptions to this that you will read in later in this book. The practice of untouchability has also been abolished. अब देखो इस एक्ट के अंदर क्या है कि सारे जो लोग हैं वो हमारी कंट्री है उसका जो लॉज हैं उनसे क्या है, प्रोटेक्टेड हैं। सबके लिए एक ही लॉ है, किसी के लिए भी ऐसा नहीं है कि किसी के लिए लॉज नहीं हो, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, और क्या है, सब लोग क्या हैं, कोई भी ऐसा भी सिटीज़न नहीं है जिसके साथ भेदभाव किया जाएगा। ठीक है, उसको नीचे समझाया जाएगा उसके कास्ट, रिलीजन और जो उसका जेंडर है। ठीक है, चाहे वो लड़का लड़की है या फिर उसका नीचे की कास्ट है, सब लोग क्या हैं, इक्वल हैं। सबको क्या है, एक्सेस है पब्लिक प्लेसेस के लिए। पब्लिक प्लेसेस पे क्या है, उनको एक्सेस है, मतलब दे आर ऑल फ्री टू गो एवरीवेयर। ठीक है, क्योंकि पहले नहीं दिया जाता था उन लोगों को, बड़े लोगों के अलग पार्क्स वगैरह हुआ करते थे। तो अब क्या है, जो पार्क्स हैं, जो प्लेग्राउंड्स हैं, जो होटल्स हैं, जो शॉप्स हैं, सब लोग क्या हैं, सबके लिए खुली हुई हैं। ठीक है, और जो स्टेट है, जो कंट्री है, वो भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती इन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अगर कोई कम कमा रहा है, अगर कोई पुअर है, तो उसको भी नहीं करा जा सकता जज। ठीक है, ना ही उसके साथ भेदभाव करा जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके साथ ये भी है कि थोड़े एक्सेप्शंस भी हैं इसके साथ, जो कि हम इसको बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, कि क्या वो एक्सेप्शंस हैं, क्या चीज़ें नहीं हैं उसके अंदर। वी विल रीड दैट इन लेटर। ठीक है, जो प्रैक्टिस एंड टचेबिलिटी की वो भी हट गई है। ठीक है, अबॉलिश हो गई है बिल्कुल। So now next is right to freedom. This includes the right to freedom of speech and expression, the right to form associations, the right to move freely and reside in any part of the country, and the right to practice any profession, occupation and business. अब क्या है right to freedom के अंदर? right to freedom के अंदर ये है कि जो हमारी जो freedom speech है, मतलब हम लोग कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, हमारे कुछ भी expressions हो सकते हैं, हम लोग कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी एक्सप्रेशंस हम लोग खुद भी हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, और हम लोग खुद की एसोसिएशंस बना सकते हैं। ठीक है, और हम लोग कहीं से भी एक जगह से दूसरी जगह जाके रह सकते हैं, किसी भी हमारी कंट्री के पार्ट के अंदर। ठीक है, और हमें कोई सा भी प्रोफेशन या फिर ऑक्यूपेशन या फिर बिजनेस को क्या करने की अनुमति है, बनाने की और प्रैक्टिस करने की। ठीक है, सो हम लोग कुछ भी परस्यू कर सकते हैं, कोई सा भी प्रोफेशन। ऐसा नहीं है कि अगर आप नीचे कास्ट के हो तो आप सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोफेशन जो चला आ रहा है वही करोगे। नो, सो दिस इज़ इट। Right against exploitation. The Constitution prohibits human trafficking, forced labor and employment of children under 14 years of age. अब क्या है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंदर कि जो हम लोग के जो लोग हैं वो देखो, पहले क्या होता था, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती थी, मतलब जो बच्चों की खरीद फरोख्त होती थी, लड़कियों की लड़कों की, ह्यूमन की ही यू कैन से ट्रैफिकिंग हुआ करती थी। ठीक है, फोर्स लेबर हुआ करता था कि भाई किसी को भी ख़रीद लिया। ठीक है, और उसको ऐसा बोला कि तुम्हें एक बार पैसे दे दिए, किसी और को पैसे देकर एक इंसान को ख़रीद लिया और फिर बोला कि ये मुझे पूरी ज़िंदगी भर तक क्या करेगा, सर्व करेगा। ठीक है, फोर्स लेबर हुआ करता था। और जो बच्चे हुआ करते थे 14 साल से नीचे के, उनके साथ क्या होता था कि उनसे करवाया जाता था काम। ठीक है, तो ये चीज़ भी क्या है, गलत बताई गई है एक्सप्लॉयटेशन के। राइट अगेन हमें यहाँ पे फिर से क्या है, राइट मिला है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। द नेक्स्ट राइट इज़ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हमने पढ़ा राइट टू फ्रीडम तो हमने पढ़ी लिया, अब देखेंगे हम राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब किसी सबको क्या है, रिलीजन की फ्रीडम है, कोई भी किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकता है, किसी भी रिलीजन को में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, उसको कोई भी कुछ नहीं कहेगा। ठीक है, उसको खुद के रिलीजन को बढ़ाने की, प्रैक्टिस करने की पूरी अनुमति है हमारे इंडिया के अंदर। अब क्या है, कल्चरल और एजुकेशनल राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट ऑल माइनॉरिटीज, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक कैन सेट अप देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स इन ऑर्डर टू प्रिजर्व एंड डेवलप देयर ओन कल्चर्स। अब क्या है, कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स, मतलब कि जैसे कि मुस्लिम्स होते हैं, उनके मदरसे होते हैं। ठीक है, हिंदू होते हैं, उनके आश्रम्स होते हैं। तो ये लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कोई भी जो रिलीजन है वो खुद के कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे इंस्टीट्यूशंस बना सकता है जिससे वो लोग आराम से वहाँ पे पढ़ सकें। ठीक है, उनका खुद का जो कल्चर है वो आगे बढ़ सके।
Right to constitutional remedies. This allows citizens to move in the court if they believe that any of their fundamental rights have been violated by the states. अब ये क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. अब देखो हमें 5 राइट्स तो इजीली मिल गए. अब हमें क्या है, 6 राइट ये भी दिया गया है कि अगर इन पाँचों राइट्स में से कोई सा भी वायलेट करा हमारी जो स्टेट है, जो हमारी कंट्री है, उसके लोगों में से किसी ने भी अगर इसको वायलेट करा, तोड़ा, तो क्या होगा, उसके लिए कोई भी एक जो भी सिटीजन के साथ गलत हुआ है, वोट कर कोर्ट के अंदर जा सकता है और बता सकता है कि मेरे साथ ये चीज़ गलत हुई है एंड आई वांट जस्टिस. ओके, सो नाउ विल सी सेक्युलरिज्म. ठीक है, व्हाट इज सेक्युलरिज्म? सेक्युलरिज्म बेसिकली इसके कोई भी हमारे इंडिया है ना, वो ऐसा नहीं कहता सिर्फ और सिर्फ एक ही रिलीजन को नहीं करता, फेवर नहीं देता. ठीक है, अगर हिंदूज़ हैं यहाँ पे तो ज़्यादा है, माइनॉरिटी से ज़्यादा है, मेजॉरिटी में कौन है, हिंदूज़ हैं इंडिया के अंदर. तो ऐसा नहीं है कि जो हमारी कंट्री है वो हिंदूज़ को फेवर देगी या फिर कोई और सा अगर कोई रिलीजन मेजॉरिटी के अंदर होता तो ये नहीं है कि कोई उस वाले रिलीजन को ही क्या दी जाएगी, सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी. तो सेक्युलर स्टेट का मतलब होता है वो स्टेट जो कि कोई सी भी एक रिलीजन को क्या नहीं करती, प्रमोट नहीं करती. ठीक है, सिर्फ एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करती एज अ स्टेट रिलीजन. ऐसा नहीं कहेगी कि अगर आपका ये रिलीजन है तो आप जो हमारा रिलीजन है ना उसके अंदर चेंज हो जाओ. ऐसी भी स्टेट्स हैं जैसे कि यू कैन से जो सऊदी अरेबिया है, दैट प्रमोट्स ओनली वन रिलीजन, दैट इज़ इस्लाम. ठीक है, तो वो लोग एक ही रिलीजन को प्रमोट करते हैं और उनके रिलीजन के जो लोग हैं उन्हीं को क्या देते हैं, ज़्यादातर अपॉर्चुनिटीज़ भी देते हैं. तो ऐसी ही बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ और भी हैं जो कि एक ही रिलीजन को बेसिस पे हैं. ठीक है, लेकिन इंडिया ऐसा नहीं है. यहाँ पे क्या है, सेक्युलरिज्म है. हमारी जो इंडिया है वो क्या है, एक सेक्युलर स्टेट है. ठीक है, एक सेक्युलर कंट्री है. You now understand the ways in which a country's history often determines the kind of constitution that a country adopt for itself. अब now हमें ये चीज़ भी पता लग गई है कि ऐसे तरीके जिससे हमारी जो कंट्री की हिस्ट्री होती है ना, उसके अकॉर्डिंग ही उसी तरीके से हमारा क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है. जैसी हमारी कंट्री है वैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है. तो इससे हम लोगों को समझ में आ गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमें ये भी बता देता है कि हाँ भाई ये कौन सी कैसी कंट्री है. ठीक है, so now let's see, the constitution plays a crucial role in laying out the ideals that we would like all citizens of the country to adhere to, including the representatives that we elect to rule us. ठीक है, क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऐसे आइडियल्स बनाने में, ऐसे आइडियाज़ देने के अंदर जिसमें जो हम लोग जो हैं वो हम लोग चाहें कि हमारी कंट्री ऐसे आइडियल्स के साथ रहे, मतलब ऐसी हमारी कंट्री बन के रहे. ठीक है, और हम लोग को ये तक हक है कि हम लोगों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो किस तरीके के होने चाहिए. ओके, so this is it. Indian constitution has been amended over the years to reflect new concerns of the polity. Often a major change in the constitution means a change in the fundamental nature of the country. मतलब कि constitution क्या है, बहुत ज़्यादा एक तो देखो लिबरल है हमारा. ठीक है, तो हमारा जो लिबरल है constitution, फ्रीडम है, तो इसको हम लोग कई बार क्या होता है, अगर एक आप चीज़ चेंज करते हो ना constitution के अंदर, जो अमेंडमेंट है उसको चेंज करते हो, लॉ को चेंज करते हो, तो पूरा जो फंडामेंटल नेचर होता है ना कंट्री का वो चेंज हो जाता है. जैसे कि हमने नेपाल के अंदर देखा था कि उन लोगों को क्या चाहिए थी, मोनार्की से वो तंग आ गए थे, तो उन लोगों को डेमोक्रेटिक कंट्री चाहिए थी. तो जब वो जीत गए इस चीज़ के अंदर, तो जो प्रोटेस्ट था उन लोग का ख़त्म हो गया और फिर उन लोगों के सामने एक चैलेंज था कि वो किस तरीके से वो जो कंट्री ऐसी कंट्री बनाएं जिसके अंदर ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन हो जिसके अंदर वो लोग रहना चाहते हैं. ठीक है, तो उनके सामने बहुत बड़ी एक दिक्कत आ गई थी. फिर उन लोगों ने नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. ऐसे ही अगर हम लोग कुछ चेंज करते हैं तो पूरा जो नेचर होता है कंट्री का उसके अकॉर्डिंग ही चेंज करना पड़ता है और वैसे ही चेंज होता है. ठीक है, सो नाउ लेट्स सी सम ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज़. अब देखो क्या है, हमारे पास फंडामेंटल राइट्स तो आ गए, लेकिन अब हमें कुछ ऐसी ड्यूटीज़ भी हैं जो हमें निभानी है. लेकिन ये है कि जो हमारी जो राइट्स है ना, अगर उनको वायलेट किया जाए तो हमें पनिशमेंट मिल सकती है इजीली जेल के थ्रू. लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं कि ये आपकी खुद की ड्यूटी है, यू हैव टू फॉलो इट. अगर मतलब आप नहीं कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आपको जेल भेजा दिया जाएगा, लेकिन दैट विल बी रॉन्ग. ठीक है, तो लेकिन जैसे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कुछ राइट्स दिए हैं वैसे ही हमारी कुछ ड्यूटी भी बनती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए. तो हमारे पास टोटल 11 जो हैं ड्यूटीज़ हैं, एंड दैट आर
टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस द नेशनल एंथम। अब क्या है, हम लोग को क्या करना है, फर्स्ट हमारी ड्यूटी क्या है कि हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो चीज़ें हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है, उनको क्या करना है, रिस्पेक्ट करना है। पूरे उसके जो आइडियल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उसको रिस्पेक्ट करना है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है उसको हमें फॉलो करना है बेसिकली, ठीक है। हमें कोई भी रूल नहीं तोड़ना है। और जो हमारी नेशनल एंथम है उसको भी रिस्पेक्ट करना है, ठीक है, जो हमारी नेशनल एंथम है। To cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom। क्या है, हमें क्या करना है, हमें उन चीज़ों को, उन पलों को क्या करना है, चैरिश करना है और फॉलो करना है उन आइडियल्स को, उन आइडियाज़ को जो कि हमारे नेशनल स्ट्रगल के थ्रू हमें मिले हैं, ठीक है। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। क्या करना है, हमें अपहोल्ड करना है हमारी इंडिया की सॉवरेनिटी को, ठीक है, डाइवर्सिटी को, यूनिटी कर रखनी है और इंटीग्रिटी रखनी है इंडिया के लिए, ठीक है, प्रोटेक्ट भी करनी है उसको। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। अब क्या करना है, हमें हमारी कंट्री को डिफेंड करना है हर तरीके से। और जब भी हमें ऐसा कहा जाए कि आपको यू हैव टू सर्व योर कंट्री, तो हमें हमेशा क्या रहना है, तैयार रहना है जब भी हमें कहा जाए ऐसी चीज़ कि हाँ यू हैव टू सर्व योर कंट्री, ठीक है। टू प्रमोट हार्मनी, मतलब पीसफुली हम लोग रहें, बिल्कुल हमारी कंट्री के अंदर, हमारे जो कंट्री का पीसफुल जो एनवायरनमेंट है उसको बिल्कुल ना बिगाड़ें। द वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, ठीक है, हमारा जो कल्चर है उसकी जो हेरिटेज है, मतलब हमारे कल्चर को कभी भी हम उस चीज़ को दबने ना दें। जो हमारे इंडिया का कल्चर है उस चीज़ को हम कभी भी ना दबने दें। हम ऐसा ना हो कि वेस्टर्न चीज़ों से इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाएं कि हमारा जो कल्चर है उसको भूल जाएं, बिल्कुल, ठीक है। तो उस चीज़ को भी हमें प्रिजर्व करना है, हमारे कल्चर और हेरिटेज को, ठीक है। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, ठीक है, हमें क्या करना है, हमारा जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, जो हमारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उन सबको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, हमें उनका बाज़ाता की शिकार नहीं करना है, ओके। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। क्या करना है, साइंटिफिक टेम्पर बनाना है। ऐसा नहीं कि किसी भी चीज़ पे बिलीव कर रहे हैं, ठीक है, हमें ह्यूमैनिटी पे बिलीव करना है। और हमें ये देखना है कि ऐसा नहीं कि हम बिना इंक्वायरी करे किसी भी चीज़ पे बिलीव कर रहे हैं। नो, वी हैव टू बिलीव ऑन थिंग्स व्हेन वी हैव द प्रूफ टू बिलीव ऑन, ठीक है। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, ठीक है, अगर हमें हर चीज़ पे ये चीज़ का हक है कि हम लोग हर जगह जाकर क्या कर सकते हैं, उस चीज़, हमारी जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा भी है कि ये नहीं कि हम उसको एक्सप्लॉइट करें, उसको ख़त्म करें, हमें उसको सेव भी करना है, ठीक है। टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी। क्या है, क्या करना है, हमें सारे जो लोग हैं उनके जो एक्सीलेंस है, मतलब उनकी जो स्किल्स हैं उनको भी क्या करना है, रिस्पेक्ट करना है, ठीक है, और साथ में मिलकर काम करना है, ओके। सो नाउ इन द लास्ट टॉपिक इज directive principles of state policy, and this will be the last topic. After this we'll be closing this, okay. So these are certain guidelines laid down in Indian Constitution which give the government a roadmap to work on and adhere to the spirit of these principles, and the Constitution aims to achieve the ideal of democratic welfare state. These principles are expected to be kept in mind by the government, ठीक है। अब क्या है, ये प्रिंसिपल्स किसके लिए हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स किसके लिए हैं, स्टेट पॉलिसी के लिए। देखो, ऐसी कुछ गाइडलाइंस बनाई गई हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो कि हमें गवर्नमेंट को दी गई हैं, जैसे एज अ रोड मैप दी गई हैं कि आपको देखो इन चीज़ों पे चलना है, इन पॉलिसीज़ पे चलना है, यही हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको इन चीज़ों पर चलना है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, वो एक डेमोक्रेटिक वेलफेयर स्टेट बनाना चाहता है, राइट, मतलब हमारे लिए जो पीपल हैं, जो लोग हैं, उनके लिए ही एक कंट्री बनाना चाहता है, राइट। तो इन प्रिंसिपल्स पे अगर वो चलेंगे तो ईजिली ये लोग एक डेमोक्रेटिक वेलफेयर स्टेट बना सकते हैं, ठीक है, और दे आर एक्सपेक्टेड टू डू सो, ठीक है। आर्टिकल 38 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है कि द स्टेट शैल स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल, ठीक है। स्टेट को क्या करना चाहिए, उसको हमेशा लोगों के वेलफेयर के लिए, लोगों के भविष्य के लिए, लोगों के अच्छे के लिए ही सोचना
है. Okay, the directive principles lay down that the state shall direct its policy in such a way that equal opportunities is given to all men and women in acquiring the adequate means of livelihood, and economic system should not result in concentration of wealth in a few hands. अब क्या है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमें ये बताते हैं कि जो स्टेट है वो उसकी जो पॉलिसी है उसको इस तरीके से बनाए कि सबको क्या मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले. ठीक है, चाहे वो मैन हो चाहे वुमेन हो, उन सबको एक ही इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले. ठीक है, और उन सबको मीन्स ऑफ लाइवलीहुड भी इतना मतलब एडिकेट मिल जाए, मतलब जितना उनके लिए नेसेसरी है उतना मिल जाए, ना ज़्यादा ना कम. जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो भी ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिक सिस्टम भी ऐसा होना चाहिए कि जिसमें जो वेल्थ है वो सबके पास आए. ऐसा नहीं कि सब सिर्फ कुछ लोग लेकर बैठ गए, भाई वो अमीर हो गए और बाकी सारे क्या हो गए, बिल्कुल गरीब हो गए. इट इज़ द गवर्नमेंट्स मोरल ड्यूटी टू फॉलो दीज प्रिंसिपल्स वाइल फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज़, बट दीज आर नॉट लीगली बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट. क्या है ये कुछ ऐसी प्रिंसिपल्स हैं, कुछ ऐसी गाइडलाइंस हैं जो कि हमारे जो गवर्नमेंट है उसको ऐसा मोरल ड्यूटी देती है और पॉलिसीज़ बनाने से पहले. ठीक है, लेकिन क्या है कि ये जो हमारी पॉलिसीज़ हैं ये लीगली बाइंडिंग नहीं है. मतलब अगर हमारी जो गवर्नमेंट है उसको ये नहीं कर पा रही है तो दैट इज़ नॉट लीगली बाइंडेड. आप उस गवर्नमेंट को पनिशमेंट नहीं मिलेगी. ओके, सो दिस वॉज इट. I hope you all have understood this chapter very well. If you haven't, please go ahead and see this video twice. So goodbye.